नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों को, मैं आपका ऋतिक सर एसपी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज जैसे कि महाशिवरात्रि है और कोचिंग संस्थान की छुट्टी रखी है, इसीलिए आपकी पढ़ाई ना खराब हो, इसी को देखते हुए आज हम आपके लिए ऑनलाइन एक नया टॉपिक पपीता पूरा एक ही क्लास में खत्म करने वाले हैं। इसलिए जो मेरे साथी इस टॉपिक को फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है या पढ़ रहे हैं, वो अपनी पेन कॉपी लेके बैठ जाए, क्योंकि ये सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है। इसलिए आप इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो आपको रिवीजन करने में उससे आसानी होने वाली है। सबसे पहले आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ, और आप आज एंजॉय कर रहे होंगे सब अपने घर पे। आपके लिए आपका ऋतिक सर फिर भी आज यूट्यूब पर क्लास लेके आए हैं, और जो आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण है जेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पपीता में से एक प्रश्न आपको जेट में पूछ लिया जाता है, और ये कई बार पूछ चुके हैं। चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पपीता, आपने पपीता देख रखी है, सब मार्केट में जाते हो, खा चुके हो, देख चुके हो, तो ज्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी। सीधा सीधा चलते हैं हमारे टॉपिक पर, जहां से हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले पपीता, सबसे पहले लिखेंगे सीक्वेंस है, जैसे मैं यहाँ नोट्स उतारू वैसे ही आपको अपनी कॉपी में उतारने। सबसे पहले हम लिखेंगे वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम। साथियों, पपीता का वैज्ञानिक नाम केरिका पपाया, केरिका पपाया। बात करें इसकी फैमिली की, फैमिली भी जेट में पूछ ली जाती है, इसलिए आप इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। फैमिली होती है इसकी साथियों केरिकेसी। साथियों देखो, केरिका, केरिका सबसे समझ जाओ, केरिकेसी। तो आपको आज जो मैं पढ़ाऊं यही याद हो जाना चाहिए बोर्ड की बोर्ड पे। बात करें पपीता में गुणसूत्र, गुणसूत्र साथियों 2n बराबर 18। याद हो गया, पपीता का वानस्पतिक नाम केरिका पपाया, फैमिली केरिकेसी, गुणसूत्र 18। अब बात करें पपीता का फल प्रकार, कि इसका फल प्रकार क्या है। साथियों इसका फल प्रकार बेरिया सरस, बेरिया सरस। अब आप एक बात समझ लीजिए, जिंदगी में आपसे कभी भी किसी भी फल का फल प्रकार पूछे, अगर वो फल गुठली वाला नहीं होता, जैसे आम, खजूर, जामुन, इनके अंदर क्या होती है गुठली, तो उनका जो फल प्रकार होता है वो अस्टिल, अस्टिल या आप ड्रॉप, ड्रॉप कर देना बिना सोचे समझे। और बात करें जो फल अंदर से जिसके बीज कठोर नहीं होते, वो बेरी में आएगा, बेरी या सरस। तो इस चीज का आप ध्यान कर लेना। अब आगे चलते हैं हमारे पपीता को लेके। खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग। साथियों पपीता का कौन सा भाग कहा जाता है, ये तो हमको पता है कि सर फल, फल का भी कौन सा भाग। देखो इस चीज को आप आज मैं यहाँ बताने वाला हूँ, सारे फलों में वही चीज अप्लाई होने वाली है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। साथियों देखो, जैसे कि ये फल है, ये एक फल है, ये इसका बीच का हिस्सा एक गुदा है, ये गुदा है, और ये इसके अंदर का हिस्सा गुठली, बीज या कुछ भी बोल सकते हो आप। ये बीच का हिस्सा हो गया, बाहर वाला ये छिलका हो गया, और ये बीच वाला गुदा हो गया। इधर देख लीजिए, अगर हम किसी फल का ये बीच वाला हिस्सा खाते हैं, सिर्फ बीच वाला, छिलका और गुदा नहीं खाते हैं, तो वो खाने वाले भाग हो गया एंडोकार्प, एंडोकार्प, इसको बोलेंगे साथियों एंडोकार्प। ध्यान से देख लीजिए, अगर हम किसी फल का बीच का हिस्सा खाते हैं तो उसको बोलेंगे एंडोकार्प। अगर बात करें किसी फल का हम बीच वाला हिस्सा खाते हैं, मतलब छिलका भी नहीं खाएंगे और ये अंदर वाला गुठली जो भी है बीच वाला हिस्सा नहीं खाएंगे, इसको बोलते हैं हम मीजोकार्प, मीजोकार्प। समझ गए साथियों, जो बीच वाला गुदा वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मीजोकार्प, और जो लास्ट में छिलका वाला, ये छिलका दिख रहा है, अगर इसको खाते हैं तो हम बोलते हैं पेरिकार्प, पेरिकार्प। अब एक चीज और साथियों, अगर हम बीच वाला हिस्सा छोड़कर छिलका और गुदा दोनों खाते हैं तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। अगर हम छिलका छोड़ते हैं, बीच वाला और गुदा वाला हिस्सा खाते हैं, तो उसमें हम लिखेंगे मेजोकार्प। तो इस चीज को आप गांठ गांठ बांध लेना, ठीक है। पेरिकार्प में क्या होगा, छिलका खाएंगे, छिलका नहीं खाएंगे तो छिलका व गुदा, तो इन दोनों में क्या होगा, पेरिकार्प। अगर बीच वाला हिस्सा खाते हैं तो एंडोकार्प, और बीच वाला हिस्सा खाते हैं तो पेरिकार्प, और अंदर वाला हिस्सा खाते हैं तो एंडोकार्प। अब आप मुझे बताइए, पपीता में हम कौन सा हिस्सा खाते हैं, देखो बीज वाला नहीं खाते और छिलका नहीं खाते, कौन सा खाते हैं,
अंदर वाला बीज नहीं खाते और बाहर वाला छिलका नहीं खाते, कौन सा खाते हैं? बीच वाला। तो इसको क्या बोलेंगे? मेजोकार्प। तो लिख दीजिए, पपीता में खाने योग्य भाग कौन सा हो गया? मेजोकार्प। मेजोकार्प सिंपल है साथियों, बिल्कुल आप बोलना मत, सभी फलों में ये अप्लाई होगा। अगर किसी फल का हम बीज वाला हिस्सा खाते हैं तो उसको बोलते हैं एंडोकार्प, अगर छिलका खाया तो पेरिकार्प, अगर मेजोकार्प अगर बीज वाला हिस्सा खाया तो उसको क्या बोलेंगे? मेजोकार्प। तो इस बात का आप ध्यान रखना। जिसको भी समझ में नहीं आया वो आगे पीछे वीडियो करके देख लेना, बार बार आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है यूट्यूब पे, आप आगे पीछे करके देख सकते हो। अब साथियों हम लिखेंगे इसका पुष्पक्रम। पुष्पक्रम यानी पुष्पक्रम, जैसे कि मैंने आम पढ़ाया था उसमें बताया था साथियों, किसी पेड़ पे पुष्प लगने का क्रम। जैसे कोई पेड़ के फूल गुच्छों में लगते हैं तो उसको पेनिकल बोलते हैं, और पपीता में भी गुच्छों में ही फूल लगते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम? पेनिकल। तो पपीता का पुष्पक्रम क्या हो गया? पेनिकल। साथियों ऐसे की ऐसे जेट में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पपीता का फल का प्रकार क्या है, तो ऑप्शन में दे देगा बेरी, स्टील रूफ, और कुछ भी दे देगा एस्पेरेडियम, एस्पेडिक्स। तो आपको कई चीजें वो घुमाने के लिए देगा, लेकिन आपको राइट आंसर याद रखना है बेरी या सरस। खाने योग्य भाग पूछे तो आपको मेजोकार्प, और पुष्पक्रम को पूछे तो पेनिकल। यहां तक हमारा हो गया, आप एक बार इसको उतार लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम लिखेंगे पपीता की सामान्य जानकारी या सामान्य जानकारी। अब पपीता में क्या क्या बेनिफिट है या पपीता में क्या क्या पाया जाता है, ऐसे कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट प्रदान होते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं। तो साथियों सबसे पहले पपीता में पाया जाता है विटामिन ए। विटामिन ए, कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। और इसकी मात्रा लिख लेना साथियों, 10 बार आपसे जेड में पूछ लेता है। 2020 आयु। इसके पहले मैंने आम पढ़ाया था, उसमें कितनी थी? 48 आयु। और सेकंड नंबर पे कौन आता है? पपीता। दूसरी चीज, पपीता का पीला रंग। पीला रंग किसके कारण होता है साथियों? आपको जैसे पता है केरिका जेंथिन, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। आप इस चीज को गांठ बांध लेना। पीला जो रंग होता है, जैसे दूध, गाय का दूध पीला होता है तो हम बोल देते हैं हाँ कैरोटीन की वजह से होता है, लेकिन अधिकतर फलों में भी पीला रंग कैरोटीन के कारण ही होता है। लेकिन पपीता में जो पीला रंग होता है वो किस वर्ण के कारण होता है? केरिका जेंथिन। आप इस चीज को स्टार लगा लेना, ये जेठ में बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, आगे पपीता का लाल रंग। पपीता का लाल रंग साथियों, पपीता का लाल रंग जैसे अपने टमाटर का पता है अपने को कि लाइकोपीन के कारण होता है, तो पपीता में भी कौन सा वर्णक होता है? लाइकोपीन। तो यहाँ हो गया पपीता का लाल रंग किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। अब बात करें पपीता द्विबीजपत्री पत्री व एकलिंगाश्री या एक लिंगाश्री, एक लिंगाश्री पौधा होता है। अब यार ये क्या है सर? देखो बीज पत्र का मतलब तो आप समझ गए कि जो इसके बीज होते हैं उसके बीच में से दो हिस्से हो जाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं द्विबीजपत्री पौधा। और एक लिंगाश्री का मतलब यहाँ पे लिख लो साथियों, इसका अगर इंग्लिश निकाले तो इसको बोलते हैं डायोसियस। डायोसियस। और जब मैंने आपको परागण का चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था कि डायोसियस वो प्लांट होते हैं, जैसे कि एक प्लांट ये है और एक प्लांट पपीता का ये है। तो एक प्लांट में सिर्फ कौन सा फूल विकसित होगा? नर, ओनली नर नर। और दूसरे प्लांट में कौन सा फूल विकसित होगा? मादा। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? डायोसियस। तो कैसा पौधा हो? डायोसियस को इंग्लिश क्या बोलते हैं? एक लिंगाश्री। तो इसीलिए बोलते हैं हम, क्योंकि पपीता के जो पौधा होता है उसमें एक पेड़ के सिर्फ एक नर पुष्प लगता है और दूसरे पेड़ के मादा पुष्प लगता है। इसलिए साथियों जो हम बगीचा लगाते हैं पपीता का, उसमें नर नर अनुपात मादा मादा 1:10 रखते हैं। अब देख लीजिए उसमें 10 लाइनें जो हम रखेंगे वो कौन से पेड़ों की रखेंगे? मादा लाइन, मादा पेड़ों की। और एक लाइन किसकी रखेंगे? नर नर पेड़ की। क्योंकि साथियों जो नर पेड़ नहीं होगा तो परागण की क्रिया नहीं होगी, परागण की क्रिया नहीं होगी तो फूल और फूल से फल नहीं बनेगा। इसलिए साथियों हम इसको रखते हैं। और ये प्लांट कौन सा हो गया? एक लिंगाश्री। समझ गए? अब आगे चलिए, अब बात करें हम जलवायु कि इसके लिए जलवायु कौन सी उपयुक्त होती है। वैसे कि वैसे आपको नोट्स उतारने, जैसे मैं हेडिंग लिखवा रहा हूं आपको। तीसरा पॉइंट हम यहाँ लिख रहे हैं जलवायु। जलवायु साथियों तो इसके लिए जलवायु होती है वो उष्ण जलवायु चाहिए होती है। लिख लीजिए यहाँ उष्ण, उष्ण जलवायु का पौधा है भाई, उष्ण जलवायु का पौधा। एक चीज और, पाले के प्रति संवेदनशील होता है। पाले के प्रति संवेदनशील पौधा।
होता है। अब साथियों ये नया शब्द आ गया, बहुत सारे जो स्टूडेंट है उनको ये पाला क्या होता है साथियों। जैसे कि एक चीज का ध्यान रखो, जैसे अपने सर्दियां पड़ती है और सर्दियों में क्या है, कभी कभी टेम्परेचर 0 डिग्री से माइनस में चला जाता है। तो उस कंडीशन में जैसे प्लांट है, ये पपीता का अपना पौधा है, इसमें यहाँ एक पत्ती आ रही है, ये पत्ती है। अब जैसे टेम्परेचर माइनस में जाता है तो इस पत्ती पे जो टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा तो इसके अंदर की कोशिका पानी जम जाते हैं, जम जाता है। अब जब इसमें इसकी कोशिका और पानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो पत्ती जम जाती है एक तरह से बर्फ की तरह। तो इस कंडीशन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी और जब पौधों में अपचयी या चयापचयी क्रिया नहीं होगी तो भोजन नहीं बनेगा, पानी का पोषक तत्वों का आवागमन नहीं होगा तो पौधों की वृद्धि रुक जाती है और इससे बहुत ज्यादा उपज में हमें कमी देखने को मिलती है। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं पाला पड़ना। ठीक है, तो आप इस चीज को गांठ बांध लेना कि पाला सिर्फ तीन फलों में पड़ता है और सर्वाधिक किसमें पड़ता है, अपने पपीता में। पहला आता है पपीता। आपसे पूछेगा साथियों, जेट में पहले पूछ चुका है कि निम्न फसलों में सर्वाधिक संवेदनशील, निम्न फसलों में पाले के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील फल होता है। तो पहला साथियों पपीता होता है, उसके बाद आंवला होता है और फिर होता है अमरूद। आपको तीनों ही ऑप्शन में दे देगा, पाला तीनों में पड़ता है, लेकिन वो पूछेगा सर्वाधिक या मुख्य, तो आपको टिक यहाँ करना है। या फिर आपको चौथा सर्वाधिक या मुख्य नहीं पूछेगा तो चौथा ऑप्शन दे देगा उपरोक्त सभी, तो आपको उपरोक्त सभी पे टिक करना है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, एग्जामिनर कैसे भी सवाल पूछ सकता है, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एक एक शब्द का मतलब या एक एक चीज का मतलब। तो आप इस चीज को ध्यान रखना। और पीएच बात करें, मृदा पीएच लिख लीजिए। मृदा पीएच 6.5 से 7.5। इसके लिए मृदा पीएच कितना होता है, अधिकतर फसलों के लिए 6.5 से 7.5 होता है। कुछ फल ऐसे हैं जिनका अधिक पीएच वाली मृदा की आवश्यकता होती है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। ठीक है साथियों, अब इसमें डाल लीजिए नेक्स्ट हेडिंग, फल फूल, फल एवं फूल, फल एवं फूल। अब देखो साथियों, पपीता में 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। कैसे, पहला जो पुष्प होता है इसमें वो होता है डायोसियस, डायोसियस। और दूसरा होता है इसमें गाइनोडायोसियस। इस चीज को आप यहां देख लो साथियों। डायोसियस मतलब अभी बताया था मैंने जस्ट कि एक नर फूल एक पौधे पे आएगा, इस पे सारे नर आएंगे और जो दूसरा पौधा है इस पे सारे मादा आएंगे, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम डायोसियस। गायनो जो डायोसियस है उसको अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि ये एक पौधा है पपीता का, ये दूसरा पौधा, तो इसमें क्या कंडीशन रहेगी, एक जो पुष्प है, एक प्लांट में जो पुष्प है वो आएगा मादा। कौन सा, मादा। इस प्लांट में कौन से पुष्प आएंगे, सिर्फ मादा। और दूसरे प्लांट में कौन सा पुष्प आएगा, उभयलिंगी। अब आप समझ लो, जब उभयलिंगी शब्द आया तो आपने समझ लिया कि एक ही फूल में नर नर जननांग भी होंगे और मादा जननांग भी होंगे, एक ही फूल में। तो एक पेड़ तो ऐसा होगा उभयलिंगी और दूसरा मादा, ओनली मादा वाले, मादा फूल वाले। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम गाइनोडायोसियस। आप इस चीज को उतार सकते हो। ठीक है, और समझ में नहीं आया तो आप वीडियो वापस देखना, इसी चीज को बार बार रोक रोक के वीडियो को समझना, और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में लिख देना, कमेंट में हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए साथियों, पपीता, पपीता के प्रमुख रोग, कि पपीता में कौन कौन से रोग होते हैं, क्योंकि साथ ही आपकी जो सिलेबस है उसमें फलों के साथ इनके रोग और लक्षण और उपचार दे रखे, तो हमें पपीता के साथ यही पढ़ लेते हैं तो बेटर रहेगा कि आपसे, क्योंकि छोटे छोटे 3-3, 4-4 लाइन के रोग हैं तो हम इसको आसानी से यहाँ पढ़ सकते हैं। पपीता का पहला रोग होता है साथियों, आपने सुना होगा लीफ कर्ल, लीफ कर्ल। साथियों लीफ कर्ल होता है, आपसे पूछता है किससे होता है, ये विषाणु से, इसको हम बोलते हैं वायरस। जैसे कोरोना वायरस हुआ था ना अभी, वैसे ही ये किससे होता है, विषाणु से। और जो इसको, जो विषाणु होता है उसको लाने वाला वाहक, क्या बोलते हैं उसको, वाहक या वेक्टर, वो कौन होता है, यही पूछता है जेट में कि लीफ कर्ल जो रोग होता है, जो वायरस को लाने वाला वाहक कौन सा होता है। तो इसमें होता है साथियों सफेद मक्खी, सफेद मक्खी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इन रोगों जो मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे। लीफ कर्ल विषाणु से फैलता है, फैलता तो है विषाणु से, लेकिन इस विषाणु को अपने पेट पे बिठा के या टांगों में उलझा के कौन लाता है, सफेद मक्खी। दूसरा, दूसरा है मोजेक वायरस, मोजेक। ये रोग किससे फैलता है, ये भी साथियों विषाणु से फैलता है, किससे, विषाणु से।
और इसका बहाव इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, एफिड, एफिड, एफिड इसका बहाव होता है। और एक होता है साथियों जो हम देखते हैं जो नर्सरी होती है पपीता की, उसमें क्या है कि जो हम नर्सरी बनाते हैं और उसमें ज्यादा गीला हो जाता है या अधिक आर्द्र हो जाती है, तो उसमें है ना एक रोग होता है, उसको बोलते हैं आर्द्र गलन। और पेड़ क्या है कि सूख जाते हैं और सड़ जाते हैं नर्सरी में छोटे छोटे पपीता के, बहुत कम पेड़ है, जब हम फील्ड में उसको ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो सक्सेस हो पाते हैं। तो वो रोग भी हमें नर्सरी से होता है, सॉरी पपीता को नर्सरी से होता है और उसको बोला जाता है आर्द्र गलन। आर्द्र गलन बहुत भयंकर बीमारी है ये इसमें। और ये किससे होता है? कवक, किससे होता है? कवक। और कवक का नाम क्या है? पीथियम, पीथियम स्पीसीज। ये प्रमुख पपीता के रोग है साथियों, इसको उतार लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने बहुत शॉर्ट लिखा दिया आपको जेड के पर्पज से। लीफ कलर जो रोग होता है विषाणु से होता है और इसका बाहर सफेद मक्खी होती है, यही याद कर लो, मोजेक विषाणु से, लेकर कौन आता है विषाणु को? एफिड। आर्द्र गलन किससे होता है? कवक से, और कवक का वैज्ञानिक नाम क्या है? पीथियम स्पीसीज। उतार लीजिए। अच्छा चलो, अब अब लिखिए साथियों पपीता की बीज दर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ फलों में प्रवर्धन होता है वानस्पतिक, तो उनमें प्रवर्धन इंपॉर्टेंट होता है और इसमें बीज दर इंपॉर्टेंट होती है। अब लिख लीजिए बीज दर बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। देखो सामान्य, सामान्य बीज दर 250 से 300 ग्राम, कितनी? 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टर। साथियों बीज दर नर्सरी के लिए होती है, नर्सरी पहले ये बीज दर बोएंगे, पेड़ उगेंगे, उसके बाद ट्रांसप्लांट करेंगे। हमें जो हम बोलते हैं वानस्पतिक प्रवर्धन, जैसे मैंने आम में पढ़ा है बीनियर ग्राफ्टिंग, उसमें डालियां काट के और जो मूल ग्रंथ होता है उसके लगाकर उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। और इसमें क्या करते हैं? बीज बोते हैं क्यारियों में, और क्यारियों में बीज बोने के बाद उनको जैसे 3 महीने बाद वो तैयार हो जाते हैं, 3 महीने बाद उनको ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। ये हो गई सामान्य बीज दर। अब लिख लीजिए डायोसियस, अभी बताया था मैंने, डायोसियस, डायोसियस किस्म, किस्म की बीज दर कितनी होती है? 400 से 500 ग्राम। ये पूछता है साथियों जेट में आपसे, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ये कौन सी प्रजाति है? डायोसियस वाली प्रजाति में कितनी रखेंगे? 400 से 500 ग्राम। अगर सामान्य बात करें तो 250 से 300 ग्राम। और एक और बताई थी मैंने, गायनोडायोसियस, गायनोडायोसियस, गायनोडायोसियस। इसकी बीज दर कितनी रखेंगे? 150 ग्राम प्रति हेक्टर, 150 ग्राम प्रति हेक्टर। उतार लीजिए साथियों इसको, बीज दर पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इसको। सामान्य की बात करें तो 250 से 300, और डायोसियस किस्मों की बात करें तो 400 से 500, और गायनोडायोसियस की बात करें तो 500 ग्राम। उतार लीजिए। नेक्स्ट, अब एक नाम सुना होगा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है पपीता में, पपेन। सुना है कभी? नाम सुना है कभी पपेन? तो नहीं सुना, आज देख लीजिए, जिन्हें सुना हो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है, सिर्फ नाम सुन के रह गए बहुत सारे, तो आज हम इसको बिल्कुल पूरी तरह से जान लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। देखो साथियों, जो पपीता का ऐसे फल होता है एक, ये पपीता का फल है। अब ये थोड़ी कच्ची अवस्था में रहता है, हरा रहता है, थोड़ी कच्ची अवस्था में होता है, तो उसमें क्या करते हैं, एक चाकू की सहायता से उसमें एक 3 सेंटीमीटर का चीरा लगाते हैं यहाँ से। जैसे इसमें चीरा लगाएंगे तो इसमें से दूध, लेक्टस, लेक्टस निकलेगा, दूध निकलेगा, उसी को हम बोलते हैं पप्पेन। देखा होगा ना आपने, पपीता के पेड़ों में चीरा लगाते हैं और उसमें लेक्टस निकालते हैं, दूध व्हाइट व्हाइट, उसी को बोलते हैं हम पप्पेन। अब देखो इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, पूछता कैसे, जैसे पूरा लिखिए टाइम, पप्पेन निकालने का समय, समय लिखो पहले, समय, समय कब निकालेंगे? किसान जाता है साथियों 6 से 6:30 एम सुबह एम, और 9 बजे तक, 9 बजे तक आप पपेन निकाल सकते हैं। इस टाइम पे सबसे ज्यादा पपीता में पपेन होता है, सबसे ज्यादा पपेन प्राप्त होता है। एक सवाल यह बन गया कि पपेन निकालने का समय कब है? 6:30 से सॉरी 6 से 9। और बात करें चीरा, जो हम पपीता में चीरा लगाते हैं वो कितना गहरा लगाना चाहिए, तो देख लीजिए चीरा, इसमें लिख लीजिए 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का हम चीरा लगाते हैं। बात करें, 2 सवाल हो गए, तीसरा सवाल बात करें हम कि जो पपेन होता है जो कितना एक पेड़ से प्राप्त हो जाता है, मतलब एक पपीता का पेड़ है, सारी पपीताओं से निकाले तो कितना प्राप्त हो जाता है एवरेज, तो पर पौधा, पौधा 200 ग्राम, 200 ग्राम, 200 ग्राम पपेन हमें प्राप्त हो जाता है। देख लो पर पौधा कितना पपेन प्राप्त हो जाता है? 200 ग्राम। अब चौथा सवाल कि जो सबसे ज्यादा पपेन है वो कौन सी किस्म में प्राप्त होता है, तो साथियों पपीता की एक किस्म है CO5, CO5 में सर्वाधिक, सर्वाधिक पपेन की मात्रा
पाई जाती है। ये हो गया पपेन। देखो सबसे पहले हम गए, सुबह सुबह चीरा लगा दिया और पौधा ने पपेन निकाल दिया, उसके बाद जो किस्में उन्हें बता दी। अब इस पपेन का क्या करते हैं, जैसे हम पपेन प्राप्त हो जाता है हम एक बर्तन में ले लेते हैं और इसको 60 से 63 डिग्री सेल्सियस पर सुखा देते हैं। क्या कर देंगे, तापमान सुखाना, सुखाना, ठीक है, इसको सुखा देते हैं। और इसका काम क्या लेते हैं साथियों, जैसे कि अपने चमड़ा है, जो चिंगम खाते हो ना, चिंगम, वो पपेन की बनती है, दवाइयों में इसका उपयोग होता है। तो तापमान लिख लेना, कितने डिग्री पे सुखाते हैं, 60 से। देखो सबसे पहले हम गए, ऐसे याद करो, पपेन खेत में गए, चीरा लगा दिया, पौधे में से पपेन निकाल लिया, निकालने के बाद उसको सुखा दिया, फिर उसको उद्योगों में, चमड़ा उद्योगों में, और जो चिंगम है, जो भी अपने उद्योग इसमें काम, जो ये काम आता है, उसमें भेज दिया और उनके नए 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 पदार्थ बन के आ जाते हैं। ठीक है साथियों, अब उतार लीजिए ये पपेन पूरा, समझ गए, ठीक है। अब एक लास्ट हमारा जो मोस्ट रहता है, मोस्ट रहता है 12वीं के एग्जाम में, मोस्ट रहता है जेएड के एग्जाम में, मोस्ट रहता है सीयूटी, और जो भी कृषि विभाग में नौकरी या बड़ी सरकारी भर्ती की जगह निकलती है उसमें भी ये बहुत मोस्ट होता है, और जेएड के लिए तो वेरी 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 मोस्ट होता है। अब लिख लीजिए किसमें, किसमें साथियों, देखो मैं आपको किसमें यहाँ लिखा रहा हूँ। किसमें मैंने बताया कि पपीता के पौधे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं डायोसियस, एक होते हैं गाइनो डायोसियस, तो उनकी बीज दर भी मैंने अलग बताई थी। तो यहाँ लिखेंगे पहले डायोसियस, किसमें, डायोसियस, डायोसियस किसमें, और यहां लिखेंगे हम गाइनोडायोसियस, गाइनोडायोसियस। साथियों बिल्कुल सीधी है, 10-12 किस्में अभी याद हो जाएगी आपको। पहली CO फर्स्ट, याद हो गई। दूसरी CO सेकंड, तीसरी CO फोर्थ, CO 5 और CO 6। ये किसमें किसकी हो गई, डायोसियस की। अब लिखिए और किसमें, पूसा डवार्फ, पूसा, यहाँ लिख लीजिए। अब इसको यहाँ लिखेंगे हमें गाइनो डायोसियस, पूसा नन्हा, पूसा नन्हा। साथियों जैसे कि मैं आपको बताना बाद में बताऊंगा, अभी मैं स्पेसिंग दूरी लिखाऊंगा बगीचा लगाने की, तब आपको मैं बता दूंगा कि पूसा नन्हा जो किस्म है। देखो नन्हा सब रहा है किचन गार्डन के लिए, बहुत छोटी किस्म होती है, अपने घर के गमलों में भी इसको लगाकर हम ताजा पपीता खा सकते हैं। पूसा नन्हा, पूसा जॉइंट, मिडनाइट, ये किस्म कौन सी हो गई साथियों, देख लीजिए कौन सी किस्म हो गई, डायोसियस। डायोसियस का मतलब दो पेड़ रहेंगे पपीता के, एक पे सिर्फ नर नर फूल और एक पे मादा मादा फूल, समझ गए ना। अब इनका अनुपात कितना रखते हैं हम, 1:10, डायोसियस किस्म, समझ गए ना, 1:10। अब इधर लिखेंगे हम CO3, सूर्या, ताइवान, ताइवान एक देश से नाम याद रखना साथियों, सूर्य अपने सूरज भगवान, सीओ, सीओ तो आपको वैसे याद हो रहा है, सिर्फ दो को छोड़, सिर्फ 3 को छोड़ के बाकी सीओ किधर है, डायोसियस की तरफ और गाइनो की तरफ एक ही है जो CO3 है, ताइवान। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट, पिछली बार पूछ चुका है, कुर्ग हनी ड्यू, कुर्ग हनी ड्यू। सनराइज सोलो, सनराइज बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, किसमें, सोलो, फालतू किसमें मैंने खुद नहीं लिखे आपको, सनराइज सोलो, वाशिंगटन, वाशिंगटन। ये हो गए अपने पपीता की मोस्ट इंपोर्टेंट, जो पिछले एग्जामों में पूछ चुके हैं, और कुछ एक्स्ट्रा लिखवाइए जो आपसे पूछेंगे। अगर बात करें, अभी लास्ट है हमारा टॉपिक है साथियों, अब जल्दी इसको ताली से स्क्रीनशॉट ले लीजिए टाइम की बचत करते हुए, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। आप भी, मेरे को पता है कि पर्व बनाएंगे, और आपके आशीर्वाद से मैं भी आज माँ शिव जी के जाके आया और अपने बच्चों के सिलेक्शन के लिए आशीर्वाद मांग के। अब बात करते हैं हम लास्ट, पपीता की दूरी। साथियों जब हम बगीचा लगाएंगे तो दूरी, दूरी रखते हैं इसमें, इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिंग, दूरी रखते हैं साथियों इसमें 2x2 मीटर की, कितनी, 2x2 मीटर की। मैंने लिखाया था पूसा नन्ना जो डायोसियस किस्म थी, उसकी दूरी रखते हैं साथियों 1.25 टू 1.25 मीटर। और साथियों प्रति हेक्टर अगर बगीचे में बात करें कितने फल लग सकते हैं, वो कितने लग सकते हैं, 64,000, कितने, 64,000, हजार पौधे लग सकते हैं, देख लो 64,000 पौधे लगा सकते हैं। मैंने बोला ना, आप इसको गमले में घर पे लगा सकते हो, अपनी छत पे कहीं भी रख सकते हो, जहाँ खाली जगह है वहां भी इसको लगाकर आप ताजा फल खा सकते हो। ठीक है साथियों, ये हो गया हमारा पपीता का स्पेसिंग। अब एक लास्ट टॉपिक है जो हमें भंडारण, आज यही लिख लीजिए, पपीता का भंडारण। अगर आप पपीता तोड़ के लाए हो उसका भंडारण कर रहे हो, या ये बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ये जो होते हैं मंडियों में, वो यही तो करते हैं, उनको भंडारण करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं, और उनको जैसे महंगाई बढ़ेगी बाद में निकाल देंगे साथियों। ठीक है, भंडारण करते हैं हम इसका 13 से 14 डिग्री सेल्सियस का। ये लो साथियों, आपका पपीता खत्म।
इससे बाहर 1% नहीं जाएगा जेट में। जैसे कि मैंने बोला था कि आज के लेक्चर में मैं आपके खत्म कर दूंगा पपीता, और मैंने वादा अपना पूरा किया साथी। और मुझे बहुत खुशी है कि आपका जो लेक्चर, एक ही लेक्चर में आपका पपीता खत्म हो गया। और आज है महाशिवरात्रि, उस महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा पर्व जो हमारे भारत देश में मनाया जाता है, और आप भी घर पे उसको मनाइए खुशी उल्लास से। और जो कल है अपने में वापस पढ़ने आना है ऑफलाइन बैच वालों को, हमने बताया जैसे कि हमारा बैच ऑलरेडी सुबह चलता है, उसके अलावा जो अभी 25 तारीख से नया बैच चला है वो 12 बजे से है। तो जो भी मेरा साथी आसपास रहता है डूंगरपुर, वो अपना टाइम खराब ना कर जल्दी से जल्दी उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप बाद में आओ चाहे अभी आओ, आपको फीस सेम देनी है, और बहुत कम फीस में, आपको बहुत कम फीस में अनुभवी अध्यापकों से अध्ययन करवाया जाएगा। और साथ ही जो राजस्थान की अच्छी से अच्छी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसमें आपको सीट दिलवाई जाएगी। बाकी आप घर बैठे हो, आपके एग्जाम प्रैक्टिकल हो चुके हैं, और एग्जाम के लिए आप एक एक महीना का भरे हो मत करो साथी। आपको 12वीं के पेपर के लिए भी कोचिंग संस्थान में गाइड किया जाएगा, आपके लिए मॉडल पेपर तैयार हो गए, आपके लिए नोट्स बन गए, तो वो आपको जो सुविधाएं हैं वो पहले मिल जाएगी। आप घर बैठे रहोगे तो आपको बाद में आओगे, आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा, और आपको फिर से 1 साल तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए आप ये सोचोगे हमारा 12वीं के साथ ही सिलेक्शन हो जाता है, कितनी अच्छी बात है। तो आप आजकल में आकर, जो 25 तारीख को बैच शुरू हुआ था कल, उसकी अभी एक ही क्लास हुई है, उसमें आकर आप अपनी सीट लेके रेगुलर पढ़ने आ जाइए। जो आसपास बच्चे हैं वो तो जरूर आ जाइए, क्योंकि तो वो मेहनत नहीं करोगे तो आपको सीट नहीं मिलेगी, और सीट नहीं मिलेगी तो आप या तो आर्ट्स में जाओगे या फिर आप कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर आपको एग्रीकल्चर में ही आगे बढ़ना है तो साथियों अभी आपके पास मौका है। इसके लिए बम्पर ऑफर आपके लिए 25 तारीख को जो बैच शुरू किया है वो बहुत अच्छा बैच है, और उसमें आपको सिलेक्शन की 100 to 100% गारंटी रहेगी। और इसी के साथ अब हम आपसे विदा चाहते हैं, चलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में वापस शुरू करेंगे एक और नया फल। धन्यवाद, राम राम।